अभी तक हम लोगों ने नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ा है। मैकेनिकल वाइब्रेशन में अगर मैं बात करूं तो अलग अलग मेथड से अपन देखे हैं कि कैसे नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं आपका डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन, अगर मैं डैम्प्ड वाइब्रेशन की बात करूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री डैम्पिंग, ठीक है ना। फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। फ्री क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में आपका जो अनबैलेंस फोर्स है वो नहीं होने वाला। आप इनिशियल रिलीज दोगे, उसके बाद अनबैलेंस फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है ना। मतलब दिस इज नॉट द एक्चुअली प्रैक्टिकल सिस्टम, ठीक है ना। अनबैलेंस फोर्स आया मतलब दैट विल बी द प्रैक्टिकल सिस्टम। अगर मैं बात करूं इस सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, इस सिस्टम में आपका होना चाहिए मास, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। इस सिस्टम में होना चाहिए आपका क्या, दैट इज योर स्प्रिंग स्टिफनेस, ठीक, that is your K, and friction. So friction will be not equal to 0 in the damped vibration. Actually the technical name of the friction is called damping in the what? Vibration. The technical name of friction in vibration is damping. Okay, ठीक। and a damper is shown by, एक डैम्पर को इस तरीके से शो करते हैं भाई। दिस इज अ डैम्पर, क्लियर है, ठीक है। सो एक डैम्पर को इस तरीके से शो करने वाले हैं, और आपका जो वाइब्रेशन में होता है फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? डैम्पिंग। क्या बोलते हैं? डैम्पिंग, ठीक। सो अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि भाई फ्रिक्शन आपका ड्राई हो सकता है एंड विस्कस हो सकता है, मतलब दैट इज योर वेट एंड ड्राई, ठीक है ना। फ्रिक्शन अगर मैं बात करूं, देयर विल बी ड्राई फ्रिक्शन एंड अनदर वन इज योर वेट, और इसी को मैंने लिख दिया विस्कस फ्रिक्शन। सो एक चीज अपने को समझ में आता है कि ड्राई फ्रिक्शन में कोई लुब्रिकेशन नहीं है, तो ऑब्वियस है दैट विल बी मोर, ये ज्यादा होता है, दैट विल बी मोर, ड्राई फ्रिक्शन विल बी मोर एंड इट विल बी लेस डेफिनेटली बिकॉज देयर विल बी लुब्रिकेशन इन द विस्कस फ्रिक्शन। और हम लोग स्टडी करने वाले हैं ड्राई फ्रिक्शन, हम लोग नहीं पढ़ते डियर, इसके बारे में नहीं पढ़ते। आप बात करोगे विस्कस फ्रिक्शन, और विस्कस फ्रिक्शन में भी आपका लिमिटेशन है कि आपका जो डैम्पिंग फोर्स होगा दैट विल बी लिनियरली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेलोसिटी। द डैम्पिंग फोर्स is proportional to velocity, ठीक। ये बात तो है भाई कि ये अपन स्टडी करने वाले हैं। सो सर ये स्टडी करने वाले हैं तो इसके बारे में थोड़ी बातें होनी चाहिए हमारे, ठीक। सो क्या बातें होनी चाहिए देखते हैं भाई। अगर मैं बात करूं एक डैम्पर, अगर ये आपका एक डैम्पर है इस तरीके से, अगर ध्यान से देखोगे है ना, तो इस टाइप का सिस्टम आपको अगर ऐसी प्रैक्टिकली देखना चाहोगे तो डोर क्लोजिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना, जिसमें आपका पिस्टन सिलेंडर लगा रहता है, ठीक। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट? डैम्पर। दिस इज नथिंग बट व्हाट? डैम्पर। और यहाँ पे आप क्या दिए रहते हैं? लुब्रिकेशन दिए रहते हैं। यहाँ पे आपका क्या है? लुब्रिकेशन है, ये लुब्रिकेशन है, ये डैम्पर का क्या है? लुब्रिकेशन है। अब इसको थोड़ा सा अपन स्टडी करते हैं। अगर मैं बात करूं ये जो क्लियरेंस है ये बहुत कम है, ठीक। सो अगर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आप एफएम में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो अपन ऑब्वियस है उसके बारे में डिटेल में नहीं जाने वाले, एकदम उसका जो इस्तेमाल है एप्लीकेशन
न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसी को यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में, एक पोर्शन फिक्स्ड है और ऊपर एक प्लेट है, मतलब मैं बात कर रहा हूं ये वाला पोर्शन आपका फिक्स्ड हो गया और ये वाला प्लेट आपका मूव करने वाला है, ये पिस्टन का ये वाला पोर्शन मैं कंसीडर किया हूं, ठीक। लेट अस अज्यूम ये जो पिस्टन का वो वाला पोर्शन जो है ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, इधर कितने से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है देन डेफिनेटली देयर विल बी व्हाट, अगर मैं बात करूं दिस इज योर x डायरेक्शन एंड दिस इज योर व्हाट, y डायरेक्शन, ठीक। सो ये प्लेट तो फिक्स है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, 0। अगर मैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गया, ठीक, सो वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, 0, धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, v, ऊपर यहां टॉप पे, और ये लीनियर आपका वेरी किया, ठीक। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यहां पे आपका ये पूरा ये फ्लूइड से क्या है, फिल्ड है, ये पोर्शन पूरा आपका फ्लूइड से फिल्ड है, दैट इज योर लुब्रिकेशन, ठीक। अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है दैट इज योर शेयर स्ट्रेस, इसमें जो आ रहा होगा शेयर स्ट्रेस विल बी म्यू इनटू du बाई dy, एंड du बाई dy इज नथिंग बट रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, या इसी को दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि y डायरेक्शन में आपका क्या है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक। सो आपका दिस इज योर du बाई dy इज वेलोसिटी ग्रेडियंट इन y डायरेक्शन, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक। y डायरेक्शन में जैसे जैसे जा रहे हो वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हो, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, ठीक। सो दिस इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द y डायरेक्शन एंड म्यू इज कॉल्ड डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं शेयर स्ट्रेस, दैट इज योर टाउ, टाउ इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन दिस सरफेस एरिया, जितने में वो प्लेट आपका कांटेक्ट में आ रहा है, सो फोर्स अपॉन सरफेस एरिया इक्वल टू म्यू, एंड अगर मैं du की बात करूं तो यहां पे वेलोसिटी, यहां पे y इक्वल टू क्या है, 0, यहां पे लेट अस अज्यूम y इक्वल टू व्हाट, y, ठीक। अगर मैं बात करूं यहां पे y इक्वल टू 0, यहां पे y इक्वल टू y, और जहां पे y इक्वल टू 0 है वहां पे u इक्वल टू व्हाट, 0, और जहां पे y इक्वल टू y है वहां पे u इक्वल टू व्हाट, v, वेलोसिटी। सो ये आपका लिनियरली अगर फॉलो कर रहा है, अगर एकदम डिस्टेंस कम होता है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में अपन क्या फॉलो कर सकते हैं, लिनियराइजेशन अपन उसका कर सकते हैं। सो ये लिनियराइजेशन हो रहा है। सो यहां से अगर मैं बात करूं म्यू इनटू v माइनस 0, v माइनस 0 डिवाइडेड बाई y माइनस 0, क्यों, क्योंकि जहां पे v है वहां पे y क्या है, y है, ठीक, y इक्वल टू y, यहाँ टॉप पे y, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस मैंने मान लिया टोटल y, मतलब यहाँ पे y इक्वल टू 0, यहाँ पे y इक्वल टू y, y इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0, सो 0, अपन क्या कर रहे हैं, इसको मैंने मान लिया इनिशियल, इसको मैंने मान लिया फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, सो सेम डिस्टेंस में फाइनल माइनस इनिशियल किया, सो फाइनल माइनस इनिशियल, सो यहां से आपका क्या मिला, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू म्यू इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय y, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय y, एंड दिस इज योर, अगर मैं बात करूं आपका, देखिए v इज द वेलोसिटी, y इज नथिंग बट डिस्टेंस। अब यहां पे अगर मैं बात करूं f इक्वल टू म्यू इनटू a v y, ये आने वाला है। म्यू इज व्हाट, डायनामिक विस्कोसिटी, a इज व्हाट, एरिया, v इज व्हाट, वेलोसिटी, एंड y इज व्हाट, योर डिस्टेंस। सो अगर मैं यूनिट की बात करूं डियर, यूनिट की बात करूं तो देखिए दिस इज योर व्हाट, फोर्स, और इसी को बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स, इसको क्या बोलेंगे, डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। सो इसको मैं अब FD बोल देता हूं। सो FD इक्वल टू म्यू इंटू a इंटू v
डिवाइडेड बाई y लिख सकता हूं. एंड माय डियर फ्रेंड, लेट अस एज्यूम अगर मैं बात करूं म्यू a बाई y इज योर कांस्टेंट. इसको मैंने क्या मान लिया? कांस्टेंट, एक कांस्टेंट c सो इनटू v. सो आपका डैम्पिंग फोर्स म्यू आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट रहेगा, आपका एरिया और जो डिस्टेंस रहेगा दोनों के बीच वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, इसलिए इसको मैंने मान लिया c. सो आपका जो डैम्पिंग फोर्स हुआ, डैम्पिंग फोर्स FD इक्वल टू क्या हुआ? c इंटू वेलोसिटी. और अगर मैं बोला कि वेलोसिटी जो है वो x डायरेक्शन में अगर ये जा रहा है तो इसको अगर x डॉट लिया, लेट अस अज्यूम, ठीक, अगर मैं बोला ये x डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी मैंने ले लिया उसको x डॉट v इक्वल टू, तो आई कैन राइट c इंटू x डॉट, और जो c है अगर उसको हटाया देन आई कैन से डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेलोसिटी. Damping force is directly proportional to velocity, and this c is called damping coefficient. Damping coefficient. अगर मैं c की बात करूं, c is called what? Damping coefficient. ठीक. सो अगर मैं c के यूनिट के बारे में बात करूं, ऑब्वियस है फोर्स तो न्यूटन में होगा, फोर्स के यूनिट के बारे में क्या बात करूं? दिस इज योर न्यूटन, ये तो ऑलवेज न्यूटन, ठीक, फोर्स तो न्यूटन में रहने वाला है. लेकिन अगर मैं डैम्पिंग कोफिशिएंट के बारे में बात करूं तो डैम्पिंग कोफिशिएंट का यूनिट देखिए क्या होने वाला है, ठीक है ना. सो आपका c इक्वल टू क्या है? म्यू a डिवाइडेड बाई y, और म्यू की यूनिट हमें पता है दैट इज योर व्हाट? डायनामिक विस्कोसिटी, मतलब पास्कल सेकेंड. अगर मैं इसमें यूनिट की बात करूं तो डायनामिक विस्कोसिटी पास्कल सेकेंड में होगा. a इज द एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, एंड y इज द डिस्टेंस मतलब मीटर. सो यहां से अगर मैं बात करूं, इसको और अच्छे से लिख देता हूं तो ये हो जाएगा आपका पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर. सो ये वाला मीटर स्क्वायर और ये वाला मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका इसका यूनिट हुआ न्यूटन सेकेंड पर मीटर. मतलब आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट का यूनिट अगर मैं बात करूं, डैम्पिंग कोफिशिएंट का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड मीटर. सो एक सिंपल सिस्टम में आपका जो डैम्पिंग कोफिशिएंट होगा उसका यूनिट होने वाला है न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ठीक. सो ये आपका कहीं ना कहीं और चेंज भी हो जाता है, अगर सिस्टम बदलता है तो मैं बात करूंगा उसके बारे में भी. लेकिन अभी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर सिंपली आपको कोई पूछे डैम्पिंग कोफिशिएंट का यूनिट क्या होगा, दैट विल बी न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ठीक. सो ये हुआ आपका डैम्पिंग के बारे में. मतलब अपने को क्या समझ में आया? अपने को ये समझ में आया कि भाई हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं दैट डैम्पिंग फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेलोसिटी, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और उसमें एक डैम्पिंग कोफिशिएंट आता है दैट इज आई विल रिप्रेजेंट दैट बाय व्हाट? c, ठीक, उसको c से रिप्रेजेंट करने वाला हूं. अब देखिए अगर मैं बात करूं, ये तो एक एनालिसिस हुआ कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होने वाली है. अगर मैं बात करूं डियर, यहां पे आपका जो डैम्पर है वो सीरीज में भी हो सकता है और पैरेलल में भी हो सकता है. अगर मैं डैम्पर के बारे में बात करूं तो डैम्पर इज ऑल्सो डैम्पर, इसको लिखता हूं मैं कॉम्बिनेशन ऑफ डैम्पर, कॉम्बिनेशन ऑफ डैम्पर. सो जो डैम्पर है दैट मे बी ऑल्सो इन द सीरीज एंड पैरेलल. अगर मैं बात करूं इन सीरीज, आपका डैम्पर किस में है? सीरीज में. लेट अस अज्यूम इसका जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है C1, इसका डैम्पिंग कोफिशिएंट है C2, ठीक. C1 और C2 आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट हुआ, देन आई कैन से द इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोफिशिएंट विल बी 1 by C equivalent 1 by C1 plus 1 by C2. इट इज काइंड ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग जैसे सीरीज में होता था वैसे ही ये आपका डैम्पर भी सीरीज में होगा, तो ये इस तरीके से इक्वेशन देने वाला है, ठीक. अगर मैं पैरेलल की बात करूं डियर, दैट इज योर पैरेलल सेकेंड वन. अगर मैं डैम्पर पैरेलल की बात करूं दैट इट विल बी
इस तरीके से हो सकता है, ठीक। तो इसका अगर आपका डैम्पिंग कोएफिशिएंट C1 हुआ, इसका डैम्पिंग कोएफिशिएंट C2 हुआ, देन C इक्विवेलेंट विल बी C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। सो आप ध्यान रखिएगा, डैम्पर इन द सीरीज, डैम्पर इन द पैरेलल। सो इस तरीके से अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मैं इसका एक मास और एक डैम्पर के साथ एनालिसिस करता हूं कि कैसे होगा एक स्प्रिंग, एक डैम्पर, और जैसे कि यहां पे मैंने बताया है, ये इरेज करते हुए चलिए बात कर ही लेता हूं। यहां पे जैसे मैंने बोला कि भाई आपका सिस्टम में क्या होने वाला है, दैट इज योर मास रहेगा, आपका एक स्प्रिंग रहेगा, और आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे एक डैम्पर रहने वाला है, दैट इज योर फ्रिक्शन, ठीक। सो अगर मैं सिस्टम की बात करूं, एक सिस्टम बनाता हूं मैं जिसमें अपन डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और अभी तक अपने को समझ में आ गया है कि बेस्ट मेथड क्या होने वाला है, दैट इज योर न्यूटन सेकंड लॉ मेथड। और यहां पे तो फ्रिक्शन आ गया, तो फ्रिक्शन आ गया तो ऑब्वियस है यू कैन नॉट यूज एनर्जी मेथड, बिकॉज एनर्जी मेथड इज वैलिड फॉर द ओनली व्हेन फ्रिक्शन इज जीरो। सो देयर विल बी फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द डैम्पर, सो यू कैन नॉट यूज द एनर्जी मेथड। ठीक है, एक सिस्टम लेता हूं मैं, ठीक है, आपका सिंगल मास सिंगल स्प्रिंग सिस्टम, लीनियर सिस्टम। लेट अस अज्यूम यहां पे m मास का एक m मास लगा हुआ है, ठीक है ना, एक क्या बोलते हैं आपका सिस्टम है जिसमें m मास का क्या है, एक बॉडी लगा हुआ है, और साथ के साथ इस स्प्रिंग में क्या है, स्टिफनेस s, एंड इसका डैम्पिंग कोएफिशिएंट लेट अस अज्यूम c है, ठीक। अब देखिए मैं बोला कि भाई इसको क्या किया, ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन, यहां से इसको इनिशियल डिफ्लेक्ट किया x, इसको क्या किया, इनिशियल डिफ्लेक्ट किया x, देन हियर v इक्वल टू x डॉट, वेलोसिटी विल बी v इक्वल टू x डॉट, ठीक। अब देखिए अगर मैं बात करूं, इसको जैसे ही नीचे खींचा, इस सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं, ऑब्वियस है जो इनिशियल डिफ्लेक्शन स्प्रिंग में होगा दैट विल बी बैलेंस बाय द व्हाट, mg, ठीक। मतलब sxi विल बी बैलेंस बाय द mg आने वाला है। और एक्चुअली यहां पे ऐसा सिर्फ इतना ही बोलने पे कंप्लीट नहीं हो जाएगा, यहां पे थोड़ा ना थोड़ा तो डैम्पिंग फोर्स इनिशियल इक्विलिब्रियम के लिए आएगा, सो वो कंप्लीटली थोड़ा सा आपका डैम्पिंग फोर्स भी आएगा यहां पे, जो कि इनिशियल को बैलेंस कर देता है। हालांकि ये डैम्पिंग फोर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो इनिशियल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग इज बैलेंस बाय द व्हाट, mg, आप कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे, अब देखिए ये जो सिस्टम था, इसको आपने डिफ्लेक्शन किधर दिया, नीचे की ओर x, देन गारंटी आपका इनर्शिया फोर्स किधर जाएगा, ऊपर की ओर mx डबल डॉट। अगर इसको नीचे की ओर खींच रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, और आपका स्टिफनेस कितना है s, तो स्प्रिंग फोर्स विल बी s इंटू x, एंड डेफिनेटली आपका जो डैम्पिंग फोर्स होगा, डैम्पिंग फोर्स अगर इसको नीचे खींच रहा हूं तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की ओर, सो आपका जो डैम्पिंग फोर्स होगा दैट विल बी द अपवर्ड, एंड c x डॉट, बिकॉज c इज द व्हाट, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, एंड आपको पता है कि डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी। इट मींस दैट c x डॉट कहां जाएगा, ऊपर की ओर, क्योंकि आप इसको नीचे खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की ओर, ठीक है। सो यहां पे फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा। अब देखिए यहां पे आपका अगर मैं बात करूं, इनर्शिया फोर्स mx डबल डॉट sx एंड c x डॉट, इतने फोर्स आए, और mg जो था वो तो बैलेंस हो गया, मतलब यहां पे अब नीचे की ओर क्या हो गया, जीरो फोर्स, ठीक। mg इज बैलेंस बाय द व्हाट, इनिशियल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। सो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं तो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है समेशन ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स, ठीक। हालांकि इनर्शिया फोर्स आपके डीएलएम्बर्ट में डिफाइन करते हैं, लेकिन दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू व्हाट, इनर्शिया फोर्स। सो यहां पे अगर मैं बात करूं डियर, आपका देखिए
सबसे पहले मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लेता हूं, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नीचे की ओर आपका फोर्स क्या है, जीरो। ठीक, नीचे की ओर कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, दैट विल बी द जीरो। माइनस ऊपर की ओर फोर्स क्या है, एम एक्स एक्स डॉट, मतलब इसको क्या कर दिया, समेशन ऑफ एफ माइनस एम ए इक्वल टू जीरो। इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक, सो ऑलरेडी न्यूटन सेकंड लॉ ही लगा रहा हूं। ठीक, आपको इतने वीडियोस अगर आप देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगा रहा हूं। सो जीरो माइनस व्हाट, एम एक्स एक्स डबल डॉट माइनस सी एक्स डॉट माइनस एस एक्स इक्वल टू जीरो। और इसको सही से अगर लिख दूं मैं ट्रांसफर करके, देन इट विल बी प्लस में आ जाएगा एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इक्वल टू जीरो। then this will be a equation, एक इक्वेशन तैयार हो गया for the what, damped vibration. this is a equation for the damped vibration. लेकिन ये फाइनल इक्वेशन होगा क्या, नहीं। हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग ये जो आपका एक्सेलरेशन वाला पार्ट है उसका जो मल्टीप्लायर है उसको क्या करते हैं, यूनिटी करते हैं। मतलब यहां पे मैं बोलूं x डबल डॉट c बाई एम एक्स डॉट प्लस s बाई एम एक्स इक्वल टू जीरो। So this is nothing but what? Now I can say this is equation of my damped vibration. This is equation of damped vibration. Again this is what, higher order differential equation. higher order differential equation मतलब इसका CF होना चाहिए, PI होना चाहिए, और PI will be zero because this is your homogeneous equation equal to zero आ रहा है, मतलब PI will be zero, there will be only CF, that is your complementary function. ठीक, डिफरेंशियल ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सो अगर मैं बात करूं, लेट अस अज्यूम अगर इसका मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लेता हूं, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी ऑक्सिलरी इक्वेशन, लेट अस अज्यूम मैंने माना इसका जो रूट्स हैं वो है आपका अल्फा स्क्वायर सी बाई एम अल्फा एस बाई एम इक्वल टू जीरो। मतलब अल्फा इज नथिंग बट व्हाट, द ऑक्सिलरी इक्वेशन में अगर मैं एक्स डबल डॉट की बात कर रहा हूं तो वो अल्फा स्क्वायर, एक्स डॉट मतलब अल्फा और एक्स मतलब वो तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका तैयार हो गया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन पता है। तो यहां पे अगर मैं अल्फा 1 2 निकालने जाऊंगा, अल्फा 1 2, देन इट विल बी माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट ओवर व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, वही लगाऊंगा। तो यहां पे लगा देता हूं माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस सी बाई एम प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर देन सी बाई एम होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a मतलब 1 and c मतलब s by m, and we know that s by m, we know that चूंकि s by m can be written as omega n square because omega n square because omega n equal to what, root over s by m। ठीक, अब देखिए अगर यहां पे मैं बात करूं, अच्छा डिवाइडेड बाय 2a मतलब डिवाइडेड बाय 2, सो इसको अच्छे से लिख देता हूं अल्फा 1 2 2 ऊपर चला गया, देन इक्वल टू माइनस सी बाई 2m प्लस माइनस रूट ओवर सी बाई, अगर 2 अंदर जाएगा रूट के तो वो 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर है मतलब फिर से 2 लिख सकता हूं 2m स्क्वायर। ठीक, देखिए सिंपल कैलकुलेशन है भाई, 2 ऊपर गया यहाँ पे 2m हो गया प्लस माइनस, इसके अंदर अगर 2 जाएगा तो 4 होगा, अगर उसका स्क्वायर कर रहा हूं तो फिर से 2 हो जाएगा, एंड माइनस यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 होने वाला है। सो माइनस 4 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या s बाई एम। ठीक, और s बाई एम को और क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर। सो अगर मैं बात करूं डियर, इसका जो रेशियो होता है ये टर्म और ये टर्म का रेशियो, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डैम्पनेस। दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डैम्पनेस, द रेशियो ऑफ c by 2m square by omega n square. This is called degree of
dampness. This is called what? Degree of dampness. और इसी का स्क्वायर रूट कहलाता है आपका डैम्पिंग रेशियो. डैम्पिंग रेशियो इसी का आपका जो स्क्वायर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन by omega n square. So this is called what? Damping ratio. And this damping ratio is represented by what? Zeta. इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जीटा. ठीक, जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं डैम्पिंग रेशियो. अगर मैं बात करूं यहां से जीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? सो जीटा इक्वल टू आई कैन राइट C by 2m डिवाइडेड बाई ओमेगा n. ठीक, सो यहां से अगर मैं बात करूं आपका ये हो जाएगा आपका C by 2m ओमेगा n, मतलब C by m इक्वल टू जीटा टू ओमेगा n इक्वल टू C by m. एक तरीके से ये लिख सकता हूं. ठीक, इन फॉर्म ऑफ जीटा. ठीक, एंड डैम्पिंग रेशियो के फॉर्म में लिख रहा हूं ना, डैम्पिंग रेशियो के फॉर्म में, या इसी को और क्या बोल सकता हूं मैं? जीटा. क्या बोल सकता हूं? जीटा. सो उस फॉर्म में लिख रहा हूं. सो आपका क्या हो गया? 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू C by m. और इसको और एक तरीके से ऐसा देखा जा सकता है, जीटा इक्वल टू C by 2m है एंड ओमेगा एन इक्वल टू रूट ओवर S by m. सो ये रूट m एक बार कैंसिल होगा, देन आई कैन राइट 2 रूट ओवर S m. ठीक, सो दिस इज योर व्हाट? जीटा की वैल्यू हुई. सो माय डियर, अगर मैं बात करूं ये जीटा के फॉर्म में आ गया, जीटा और ओमेगा एन के फॉर्म में आ गया, तो दिस इक्वेशन C by m, दिस C by m कैन बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? 2 जीटा ओमेगा एन. मतलब मैं नाउ आई कैन राइट, नाउ दिस इक्वेशन कैन बी x डबल डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा एन x dot plus S by m can be written as omega n square x equal to 0. So the new equation for the damped vibration will be this one. ये इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ जीटा. ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे. एक्चुअली जो जीटा है वो डिसाइड करता है कि आपका जो डैम्पिंग है वो किस तरीके से है. ठीक, 3 तरीके से डैम्पिंग पॉसिबल है. वन इज कॉल्ड ओवर डैम्पिंग, अनदर वन इज कॉल्ड अंडर डैम्पिंग, अनदर और एक कहलाता है आपका क्रिटिकल डैम्पिंग. 3 तरीके का डैम्पिंग पॉसिबल है, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग. कब कैसे क्या होता है उसके बारे में मैं बात करता हूं. पहले तो ये इक्वेशन अपन सॉल्व करते हैं. सो अगर मैं ये इरेज कर देता हूं भाई, सो ये इक्वेशन लिख लेता हूं. पहले क्या है मेरे पास? x डबल डॉट 2 जीटा ओमेगा एन x डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर x इक्वल टू 0. यह इक्वेशन हुआ. ठीक, चलिए इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, क्या होगा. ठीक, अगेन मैं बात करूं, दिस इज नथिंग बट व्हाट? आपका अगर मैं बात करूं ये क्या होगा? फिर से आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन इसमें अगर मैं तैयार करूंगा, देन इट विल बी, नाउ आई कैन राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका. ठीक, इन फॉर्म ऑफ जीटा निकालने जा रहा हूं. इससे पहले जो सॉल्व किए थे वो किस में था? आपका C by m इस फॉर्म में था, तो जीटा के फॉर्म में उसको एक कांस्टेंट अपन ले लिए, दैट इज व्हाट? डैम्पिंग रेशियो के फॉर्म में ले लिया. तो डैम्पिंग रेशियो के फॉर्म में आसान हो गया. उस फॉर्म में आप सॉल्व करने जा रहे हैं. तो अगर इसका मैं बात करूं, दिस इज नथिंग बट व्हाट? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन अल्फा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? ऑक्सिलरी इक्वेशन. और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर सॉल्व करूंगा देन अगेन अल्फा 1 2 कैन बी फाउंड इन फॉर्म ऑफ व्हाट? जीटा. देन माइनस बी मतलब 2 जीटा ओमेगा एन माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, दैट इज योर 2 जीटा ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a1 and c is omega n
स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, मतलब a इक्वल टू 1। सो 2 ऊपर चला गया, फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो 4 और ये अंदर जाके स्क्वायर के क्या हो जाएगा 2 और ये वाला 4 भी कैंसिल हो जाएगा। देन फाइनली अल्फा 1 2 जो रूट्स आएंगे वो हो जाएगा आपका माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस रूट ओवर जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर। सो दिस विल बी द व्हाट रूट। अगर मैं बात करूं यहां से अल्फा 1 2, सो ओमेगा एन, यहां पे ओमेगा एन स्क्वायर है तो ओमेगा एन पूरे से कॉमन निकाल सकता हूं। देन यहां पे बच जाएगा जीटा प्लस माइनस रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन आने वाला है, ठीक। सो दिस इज योर व्हाट अल्फा 1 अल्फा 2 आपका यहां से मिलेगा। अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का तो x इसमें x का सॉल्यूशन लिख लेगा, ठीक। सो इसमें तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आने वाला है एंड दैट विल बी सॉल्यूशन विल बी x इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में अगर मैं बात करूं तो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, दैट इज योर x इक्वल टू a इंटू e अल्फा 1 t प्लस b e अल्फा 2 t और x इक्वल टू a प्लस बी टी e टू द पावर अल्फा टी। ये दो सॉल्यूशन पॉसिबल है डियर, दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। कब कब, अगर मैं बात करूं ये अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, जीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और जीटा की वैल्यू आपका अगर मैं बात करूं जीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो जीटा की वैल्यू के हिसाब से आपका अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू आएगी। और अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू अगर जीटा के हिसाब से आ रहा है मतलब दैट मे बी पॉसिबल। अगर मैं बोला कि अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू अल्फा 2, दोनों रूट्स क्या है अलग अलग है, दोनों रूट्स अलग अलग हैं, तब आपका सॉल्यूशन ये होने वाला है। अगर दोनों रूट्स सेम हो गए अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 देन आपका सॉल्यूशन ये होने वाला है, ठीक। सो इस तरीके से दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। मतलब मेनली आपका अल्फा जो रूट है अल्फा 1 अल्फा 2 जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट आया जो सॉल्यूशन में आपका इस्तेमाल करने वाले हो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जीटा पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, जीटा पे। सो अगर मैं बात करूं डियर आपका जीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। सो जो जीटा है उसकी वैल्यू जो है ना, उससे अपन डिसाइड करते हैं कि आपका जो डैम्पिंग हो वो किस तरीके से का डैम्पिंग है। अगर मैं बात करूं नंबर 1, इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1, इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1 दिस इज कॉल्ड ओवर डैम्पिंग, दिस इज कॉल्ड व्हाट ओवर डैम्पिंग। अगर जीटा की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी तो दैट इज कॉल्ड ओवर डैम्पिंग। अगर मैं बात करूं आपका जीटा इज लेस देन 1 दिस इज कॉल्ड अंडर डैम्पिंग। एंड थर्ड वन व्हेन जीटा इक्वल टू 1 दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक। सो आपका ये हो गया ओवर डैम्पिंग, ये हो गया अंडर डैम्पिंग, ये हो गया आपका क्रिटिकल डैम्पिंग। तीनों आपका जीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं बात करूं आपको बोला ओवर डैम्पिंग बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ओवर डैम्पिंग, इट मींस दैट जीटा विल बी इंक्रीजिंग, मतलब वो जीटा की वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक। अगर आपको बोला अंडर डैम्पिंग, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं, ठीक। अगर आपको बोला ओवर डैम्पिंग तो ओवर डैम्पिंग मतलब क्या हुआ, ओवर डैम्पिंग मतलब अगर इंक्रीजिंग ओवर डैम्पिंग मतलब आपका जीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर मैं बोला इंक्रीजिंग अंडर डैम्पिंग मतलब आपका जीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इंक्रीजिंग अंडर डैम्पिंग इट मींस दैट जीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और क्रिटिकल डैम्पिंग में तो जीटा विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक। यहां से एक टर्म और अपन यहां पॉइंट कर सकते हैं, दैट टर्म इज योर व्हाट क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक। C इज द व्हाट डैम्पिंग कोफिशिएंट। अपने को पता है C क्या होता है, मैं अभी बात करने वाला हूं यहां पे। क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट
इसको रिप्रेजेंट करूंगा सी से, ठीक। क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट अगर मैं बात करूं सी, तो अपने को पता है भाई 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू क्या निकाले थे, C/M, यही था, ठीक। अगर क्रिटिकल डैम्पिंग हुआ देन जीटा इक्वल टू व्हाट, 1, मतलब 2 इंटू 1 इंटू ओमेगा एन इक्वल टू, राइट नाउ आप क्रिटिकल डैम्पिंग हुआ तो C/M हो जाएगा ये वाला, ठीक। सो आपके पास दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक। सो अगर मैं बात करूं दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, सो ये आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 जीटा ओमेगा एन 2 इंटू 1 इंटू ओमेगा एन इक्वल टू C/M डिवाइडेड बाई C/M। सो यहां से आपका M और M कैंसल हो गया, यहां से ओमेगा एन 2 कैंसल हो गया, मतलब जीटा कैन बी रिटन एज C/CC and C is what, actual damping coefficient, C is what, actual damping coefficient, and CC is your what, critical damping coefficient. C is actual damping coefficient to the what, CC is your what, critical damping coefficient. So zeta can be said as what, that is your actual damping coefficient, it is the ratio of actual damping coefficient to the critical damping coefficient, and zeta को क्या बोलते हैं, that is your what, damping ratio, या इसी को damping factor भी बोलते हैं, damping ratio और damping factor। damping ratio ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं, और इसी को damping factor भी बोल देते हैं भाई, ठीक। So damping ratio or damping factor, that is your zeta equal to, can be said as it is the ratio of actual damping coefficient to the what, critical damping coefficient। अब मैं बाकी जो कंडीशन है, यहाँ पे 3 कंडीशन हमने डिराइव किया था, 1 2 3, तो ये जो तीनों कंडीशन है उसको एक एक करके अपन एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है ना। एक एक करके देखेंगे कि भाई कौन से कंडीशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आपके पास जीटा की सॉरी अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू है माइनस जीटा प्लस माइनस रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा, ठीक। सो अपन एनालिसिस करते हैं। केस नंबर 1, इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1 मींस कौन सा कंडीशन हुआ, ये ओवर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग का केस, ठीक। अगर जीटा इज ग्रेटर देन 1 देन अल्फा 1 इक्वल टू माइनस जीटा प्लस रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एंड अल्फा 2 इक्वल टू माइनस जीटा माइनस रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा, ठीक। सो ये दो वैल्यू मिलने वाला है, अल्फा 1 और अल्फा 2 की। ऑब्वियस है जीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होगी। अल्फा 1 विल बी नॉट इक्वल टू अल्फा 2, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं देन x इक्वल टू a e टू द पावर अल्फा 1 t प्लस b e टू द पावर अल्फा 2 t। इट मींस दैट a e टू द पावर अल्फा 1 मतलब क्या हो गया, माइनस जीटा प्लस रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एंड टी प्लस बी ई टू द पावर माइनस जीटा माइनस रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एंड टी, ठीक। सो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अगर या इस सॉल्यूशन की बात करूं, ये जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, इस सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, ठीक।
सो ये जो सॉल्यूशन है दैट इज योर व्हाट, आपका ना तो इसमें साइन फंक्शन है ना तो कॉस फंक्शन है, मतलब देयर विल बी नो वाइब्रेशन विद फ्रीक्वेंसी, देयर विल बी नो वाइब्रेशन विथ फ्रीक्वेंसी। कोई वाइब्रेशन नहीं होगा फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है ना। और साथ के साथ आप देख सकते हैं ए और बी की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, ये हो गया टाइम और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। देन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आपका, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगा टाइम के साथ, ठीक, धीरे से जीरो हो जाएगा, ठीक। सो ये क्या हुआ आपका ओवर डैम्पिंग का केस हुआ, ओवर डैम्पिंग, जीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक। अगर मैंने बोला क्रिटिकल डैम्पिंग, केस नंबर 2, केस 2 when zeta equal to 1, that will be the critical damping। मतलब जीटा इक्वल टू व्हाट, 1, सो दैट विल बी द क्रिटिकल डैम्पिंग। और यहां पे अगर मैं बात करूं डियर, आपका अल्फा 1 इक्वल टू माइनस जीटा प्लस रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 एंड इंटू ओमेगा एंड अल्फा 2 इक्वल टू माइनस जीटा माइनस रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन। मतलब अगर जीटा इक्वल टू 1 पुट करते हो, यहां पे जीटा की वैल्यू क्या हो सकती थी, 1 से ग्रेटर था, मतलब कुछ भी हो सकता था 1 से ग्रेटर, ठीक, कुछ भी हो सकता था। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपका जीटा की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1, यहां पे 1 पुट किया, यहां पे 1 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर देखोगे तो ये आया माइनस जीटा ओमेगा एन और ये आ जाएगा ऑल्सो माइनस जीटा ओमेगा एन। मतलब अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 आ रहा है यहां पे, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू a प्लस बी टी e टू द पावर अल्फा टी, मतलब आपका माइनस जीटा ओमेगा एन टी। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन हियर, ये सॉल्यूशन हो जाएगा राइट नाउ, ठीक। अगर ये सॉल्यूशन हो रहा है तो यहां पे ध्यान से देखेंगे अगर, तो ए और बी आपका एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये वाले जो टर्म है ये आपका लीनियरली इंक्रीज करेगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, ठीक। बी टी के साथ ये बी आपका ऐड हो रहा है, मतलब ए के साथ बी इंटू टी ऐड हो रहा है, तो टाइम के साथ लीनियरली क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा। लेकिन ये वाला टर्म आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है एंड ऑब्वियसली हियर इज अगेन आपका साइन और कॉस टर्म नहीं है, मतलब देयर विल बी नो वाइब्रेशन विद फ्रीक्वेंसी, आपका कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो वाइब्रेशन विद फ्रीक्वेंसी। नो वाइब्रेशन विद फ्रीक्वेंसी, कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं यहां पे आपका x इक्वल टू जो सॉल्यूशन आया है उससे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है एंड देयर विल बी नो वाइब्रेशन विद फ्रीक्वेंसी, मतलब टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, देन देयर विल बी काइंड ऑफ दिस, ठीक। सो इट इज व्हाट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, मतलब जीटा इक्वल टू व्हाट 1 पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पे कोई फ्रीक्वेंसी के साथ कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, मतलब मीन पोजीशन से कोई मोशन नहीं होने वाला। सिमिलरली यहां पे मीन पोजीशन से कोई मोशन नहीं हो रहा था, ठीक है। मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि ओवर डैम्पिंग के केस में और क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में देयर विल बी नो वाइब्रेशन विद फ्रीक्वेंसी, कोई वाइब्रेशन नहीं होगा फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है ना। वो एक टाइम के बाद, तो थोड़े टाइम के बाद आपका क्या हो जाने वाला है, वापस मीन पोजीशन पे पहुंच जाने वाला है। अगर ये वापस मीन पोजीशन पे आ रहा है, ये अगर वापस मीन पोजीशन पे आ रहा है, देन आई कैन से देयर विल बी व्हाट,
आपका ये वापस मीन पोजीशन पे आ रहा है। ये जो ऊपर जो थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा सा जो ऊपर दिख रहा है, ये पोर्शन को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ये पोर्शन क्या है आपका, जो लिनियरली डोमिनेट कर रहा था, मतलब लिनियरली जो इंक्रीज कर रहा था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लिनियरली क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ये पोर्शन पे आपका लिनियरली डोमिनेट्स, थोड़े देर के लिए, एकदम थोड़ी देर के लिए डोमिनेट करेगा, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद वापस से ये डिक्रीज होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं डियर, आपका ओवर डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग को मिक्स करता हूं अगर, तो यहां पे देखिए आपको दोनों दिखा रहा हूं मैं, यहां पे ये T, ये X। इस तरीके से, ठीक। इसको एक काम करता हूं, इसको ब्लू से बना देता हूं। ये जो ब्लू लाइन है ये बता रहा है आपका ओवर डैम्पिंग का, ओवर डैम्पिंग, एंड दिस इज योर क्रिटिकल डैम्पिंग। मतलब जीटा इक्वल टू 1 है यहां पे जीटा इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक। ये दो केसेस आपको दिख रहे हैं। अब देखिए ये जो दो केसेस दिख रहे हैं, वहां से मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि भाई जो क्रिटिकल डैम्पिंग होगा वो मीन पोजीशन पे फास्टर रेट पे आपका आने वाला है, ठीक। मतलब क्रिटिकल डैम्पिंग system will come in mean position at faster rate compared to over damping. ओवर डैम्पिंग के कंपैरिजन में आपका मीन पोजीशन पे फास्टर रेट में आने वाला है क्या, आपका क्रिटिकल डैम्पिंग। ऐसा क्यों, ठीक। अब देखिए आपको पता है कि भाई जो आपका जीटा है, जीटा इक्वल टू व्हाट, दैट इज योर C डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर SM, ठीक। अगर मैं बात करूं डियर, अगर मैं बात करूं यहां पे अगर मैं बात करूं, तो जो C की वैल्यू रहेगी, C की वैल्यू फॉर द व्हाट क्रिटिकल डैम्पिंग कम होने वाला है, ठीक। दैट विल बी द CC। अगर मैं बात करूं CC क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए, आपका CC है ना, जो है जीटा की वैल्यू आपका कम होगा, जीटा इक्वल टू फॉर द क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होगा, 1 होगा, और आपका ओवर डैम्पिंग के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक। अब ये दोनों का मतलब ध्यान से सुनिए और समझिए क्या होता है। अगर मैंने बोला कि भाई ओवर डैम्पिंग में आपका जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब उसमें जो आपका फ्रिक्शन है वो ज्यादा है, जो फ्रिक्शन है वो क्या है आपका ज्यादा है, और क्रिटिकल डैम्पिंग में जो फ्रिक्शन है वो क्या है, कम है। जहां पे फ्रिक्शन कम रहेगा तो वहां पे जो मोशन रहेगा वो फास्टर रेट में होगा कंपेयर टू व्हाट, ओवर डैम्पिंग। सो यहां पे जो मोशन है वापस इनिशियल पोजीशन पे आने का मोशन जो होगा वो फास्टर रेट होगा कंपेयर टू व्हाट, ओवर डैम्पिंग। समझ पा रहे हैं? मैंने बोला कि भाई आपका जो फ्रिक्शन होगा ओवर डैम्पिंग में क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ द जीटा की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। अगर मैं क्रिटिकल डैम्पिंग सीसी के टर्म में भी बोलो यार, ठीक है, ये सीसी एक टर्म लेते हैं, मैं जीटा की वैल्यू के बारे में बात करता हूं, ठीक। तो जीटा क्या है आपका क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए 1 है, ओवर डैम्पिंग के लिए ग्रेटर देन 1 है। मतलब आपका इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स वो आपका ओवर डैम्पिंग के लिए ज्यादा होगा, और किसी चीज को वापस इनिशियल पोजीशन पे जाने के लिए जहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू जहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। सो आपका क्रिटिकल डैम्पिंग में ओवर डैम्पिंग के कंपैरिजन में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा, ठीक। सॉरी, ओवर डैम्पिंग में आपका क्रिटिकल डैम्पिंग के कंपैरिजन में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और क्रिटिकल डैम्पिंग में इससे कम होगा फ्रिक्शन फोर्स। सो ऑब्वियस है जिसमें फ्रिक्शन फोर्स कम होगा वहां पे मीन पोजीशन पे पहले जाने में मदद मिलेगी, मतलब पहले जाएगा वो, ठीक। अगर मैं अंडर डैम्पिंग की बात करूंगा तो इससे पहले आएगा वो मीन पोजीशन पे,
ठीक, इससे पहले आएगा। लेकिन अपन बात करेंगे क्या वहां पे वाइब्रेशन होता है क्या, तो वो देखते हैं एक बार। ठीक, होपफुली ये समझ में आया होगा। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई आपका जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा आपका ओवर डैम्पिंग में ज्यादा रहेगा, सो ऑब्वियस है मोशन करने में ज्यादा समय लगने वाला है कंपेयर टू व्हाट, क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक, अब देखिए मैं बोला केस नंबर 3 एनालिसिस करता हूं। केस नंबर 3 ये पूरा एडजस्ट कर देता हूं फिलहाल। अब मैं बात कर रहा हूं केस नंबर 3 अंडर डैम्पिंग का। दैट इज योर जीटा विल बी लेस देन 1। ठीक, अंडर डैम्पिंग के केस में अगर जीटा विल बी लेस देन 1 देन अल्फा 1 और 2 के बारे में अगर मैं बात करूं, अल्फा 1 2 माइनस जीटा प्लस माइनस रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन है। और यहाँ पे जीटा इज द लेस देन 1, अगर जीटा इज द लेस देन 1 यहाँ पे रूट ओवर के अंदर आपका लेस देन 1 आने वाला है, तो यहां से -1 कॉमन निकाल दिया। रूट ओवर -1 अगर कॉमन निकाल रहा हूं, रूट ओवर -1 कॉमन निकालोगे तो रूट -1 इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट -1 क्या होता है आपका, दैट इज इक्वल टू आयोटा। ठीक, आई मिलने वाला है, देन इट विल बी आयोटा रूट ओवर कॉमन निकाल दिया हूं, देन 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा। अगर मैं बात करूं अल्फा 1 2 माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस आई रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। और ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, दिस इज कॉल्ड रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन is called frequency of damped vibration. Frequency of damped vibration. Frequency of damped vibration. And this frequency of damped vibration, let us assume इसको represent कर रहा हूं ओमेगा डी से। किससे represent कर रहा हूं, ओमेगा डी से। मतलब मैं कह सकता हूं अल्फा 1 और अल्फा 2 इक्वल टू माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस माइनस आयोटा इंटू ओमेगा डी। ठीक, मतलब अल्फा 1 की वैल्यू आपका होगा माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन प्लस आई इंटू ओमेगा डी। अल्फा 2 की वैल्यू माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस आयोटा ओमेगा डी। ठीक, ये होने वाला है। सो अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू 2 मिल गई। दोनों वैल्यू ऑब्वियस अलग अलग होने वाला है। दोनों वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। जीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। और दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब इसका सॉल्यूशन अगर मैं देखूं, सो सॉल्यूशन x इक्वल टू क्या होगा, a e टू द पावर अल्फा 1 t प्लस b e टू द पावर अल्फा 2 t। मतलब इसका अगर मैं सॉल्यूशन देखूं, देन x इक्वल टू a e टू द पावर अल्फा 1 मतलब क्या हो गया, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस आई ओमेगा डी टी टी प्लस बी ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस आई ओमेगा डी टी। ये होने वाला है सॉल्यूशन। ठीक,
अगर इसको अच्छे से और लिखूं तो x इक्वल टू आई कैन राइट a e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एंड टी, और जो प्लस में है देन e टू द पावर इनटू आई कैन राइट आई ओमेगा डी टी, ठीक, प्लस b e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एंड टी इनटू e टू द पावर माइनस आई ओमेगा डी टी लिख सकता हूं ऐसा, ठीक है ना। इसको अलग अलग कर दिया, बेस है, बेस में अपन अलग अलग कर दिए, ठीक। अब देखिए x, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल सकता हूं, देन इट विल बी a टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एंड टी a e टू द पावर आई ओमेगा डी टी प्लस b e टू द पावर माइनस आई ओमेगा डी टी होने वाला है, ठीक। सो ये a और b के टर्म में अपन बात कर सकते हैं। अगर यहां बात करूं मैं e टू द पावर आई ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा डी टी कैन बी रिटन एज कॉस ओमेगा डी टी प्लस आई साइन ओमेगा डी टी। सिमिलरली e टू द पावर माइनस आई ओमेगा डी टी कॉस ओमेगा डी टी माइनस आई साइन ओमेगा डी टी, ये लिख सकता हूं, ठीक। सो ये वैल्यूज अगर यहां पे पुट करूंगा, सिमिलरली अपन इससे पहले भी एनालिसिस कर चुके हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी के टाइम पे, ठीक है। सो सिमिलरली इसको पुट करूंगा, देन x इक्वल टू e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एंड t, यहां पे आपका हो जाएगा a प्लस b यहां पे अगर मैं बात करूं a प्लस बी आपका कॉस ओमेगा डी टी प्लस a माइनस बी इंटू आयोटा साइन ओमेगा डी टी। वैल्यू पुट करने पे यही आने वाला है, ठीक है ना। वैल्यू पुट करके कॉमन निकाल दिया, ठीक। सो सेम एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं इसको क्या मान सकता हूं, दैट कैन बी रिटन एज, इसको मैंने मान लिया x साइन फाइव एंड इसको मान लिया x cos फाइव। देन इसको अगर मैं यहां पे पुट करता हूं, देन आई कैन राइट दिस वन एज x इक्वल टू a टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एंड t, x कॉमन आ जाएगा, साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव इज नथिंग बट फेज, ठीक। सो इस तरीके से लिख सकता हूं। अब देखिए यहां पे आपके सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं, दिस इज योर व्हाट एम्पलीट्यूड, दिस इज योर व्हाट एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और आपका यहां पे एक साइन टर्म आ रहा है, मतलब डेफिनेटली देयर विल बी वाइब्रेशन विथ फ्रीक्वेंसी, देयर विल बी वाइब्रेशन विथ फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन विथ फ्रीक्वेंसी आने वाला है, ठीक। सो वाइब्रेशन विथ फ्रीक्वेंसी विल बी देयर इन द व्हाट अंडर डैम्पिंग के केस में। सो अंडर डैम्पिंग के केस में अगर वाइब्रेशन विथ फ्रीक्वेंसी आ रहा है, ये पोर्शन इरेज कर रहा हूं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं क्या होता है, देखते हैं। देखिए हमें इक्वेशन ये मिल रहा था x इक्वल टू दैट इज योर व्हाट डिस्प्लेसमेंट का सॉल्यूशन इक्वेशन, x e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एंड t sin ओमेगा डी टी प्लस 5, और अपने को पता है ये वाला टर्म क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड को एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। आपका ये वाला टर्म क्या बता रहा है, ये वाइब्रेशन विथ फ्रीक्वेंसी बता रहा है। अगर इसको ग्राफिकली अपन देखने की कोशिश करें, इसको ग्राफिकली अपन देखने की कोशिश करें तो इस तरीके से कुछ होगा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा,
और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते होते एक टाइम के बाद ये जीरो होने वाला है, ठीक है ना। एक टाइम के बाद ये जीरो हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद ये जीरो होगा, ध्यान रखिएगा ये जीरो होगा। ग्राफ में अभी नहीं दिखा रहा हूं जीरो, लेकिन एक टाइम के बाद ये जीरो होने वाला है एक्सपोनेंशियली। बट देयर विल बी व्हाट इनसाइड, देयर विल बी वाइब्रेशन विद फ्रीक्वेंसी लाइक दिस। ठीक, इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा। अगर मैं बोलूं दिस इज नथिंग बट आपका यहां से लेके, अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट से लेके ये पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर मैं बात करूं, so this is nothing but what time period, ठीक। similarly this will be the time period td, और ऐसे ही आपका नंबर ऑफ साइकिल के लिए आपका हर एक के लिए टाइम पीरियड मिलेगा। और ध्यान रखिएगा दिस टाइम पीरियड विल बी ऑलवेज सेम। क्लियर है? नाउ माय डियर, यहां पे अगर मैं बोला कि टी डी इक्वल टू, अपने को पता है कि ओमेगा डी इक्वल टू व्हाट 2 पाई एफ डी, दिस इज नथिंग बट व्हाट आपका डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी इन द हर्ट्ज। सो अगर मैंने बोला दैट इज योर एफ डी ओमेगा डी बाई 2 पाई, और अगर टी डी निकाला दिस इज योर व्हाट डैम्प्ड टाइम पीरियड, ठीक है ना, डैम्प्ड वाइब्रेशन का टाइम पीरियड है। सो ये हो जाएगा आपका ओमेगा डी, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा डी होने वाला है। क्लियर है? ठीक। सो अगर मैं बोला ये जो इक्वेशन है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का, उसमें देखूं अगर मैं कि t इक्वल टू अगर जीरो रखा, t इक्वल टू जीरो रखा, सो लेट अस अज्यूम उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है दैट इज योर x नॉट, ठीक। सो अगर मैं बोला x नॉट इक्वल टू x e टू द पावर, ये जो टर्म होगा t इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक। सो दैट इज विल बी द जीरो एंड आपका साइन फाई, मतलब ये आया आपका x साइन फाई। अगर मैंने t इक्वल टू टी डी रखा, सो लेट अस अज्यूम आपका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो x1 आ रहा है, ठीक। सो ये x1 इक्वल टू x e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डी साइन ओमेगा डी की जगह क्या रख सकता हूं? ओमेगा डी की जगह अपने को पता है दैट इज योर ओमेगा डी की जगह यहां से अगर मैं बोलूं, यहां से ओमेगा डी की जगह क्या रख सकते हो? 2 पाई बाई टी डी, ठीक। सो वही पुट कर देता हूं, दैट इज योर ओमेगा डी की जगह मैं रख रहा हूं आपका 2 पाई टी डी इंटू टी डी प्लस 5। सो टी डी और टी डी कैंसल हो गया, और यहां से 2 पाई प्लस 5 मतलब आपका आ गया x e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एंड टी डी साइन 5। अगेन सिमिलरली वैसे ही अगर मैं x t इक्वल टू 2 टी डी रखा, तब x इक्वल टू अगर x2 मैंने माना डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू x e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एंड टी डी इंटू 2, मतलब 2 टी डी, ठीक, 2 टी डी साइन, यहां पे आपका क्या हो जाएगा 4 पाई प्लस 5, मतलब वो भी साइन 5 ही रहेगा। क्लियर है? सो इस तरीके से आपका आने वाला अब t इक्वल टू 3 टी डी, मतलब जितना भी आपका टाइम पीरियड मिलेगा अगर मैं वैसा करता हूं तो आपको इस तरीके से मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पे एक चीज और बता देता हूं, एक चीज और मेंशन कर देता हूं, ये जो आपका जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुआ ये वाला लाइन, ये लाइन क्या बता रहा है आपका? ये लाइन बताएगा आपका दैट इज योर x e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एंड टी, ठीक, x e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एंड टी, और ये नीचे वाला अगर मैं बात करूं तो ये माइनस x e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एंड टी, इसके बारे में बता रहा है, ठीक। सो अब यहां पे मैंने बोला कि भाई t की अलग अलग वैल्यू लेके अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालता हूं, जैसे मैंने बोला x1 डिवाइडेड बाई x नॉट, x1 डिवाइडेड बाई x नॉट, अगर निकालता हूं x1 डिवाइडेड बाई x नॉट, सो आपको दिख रहा है कि यहां पे x साइन 5 है और यहां पे क्या है x साइन 5 और ये बचा है, ठीक है ना। और आप कर रहे हो, अच्छा ठीक है, एक काम करता हूं x नॉट, क्योंकि माइनस आ रहा है तो एक काम करता हूं x नॉट डिवाइडेड बाई x1 कर देता हूं,
ठीक है ना। सो यहाँ से आपने को और अच्छी चीज मिलेगी, है ना, जो कि नॉर्मली आप कैसे भी करें, डिस्प्लेसमेंट रेशियो है, ठीक है ना, किताबों में जैसा दिया है वैसे ही बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो मैंने बोला कि x0 डिवाइडेड बाय अगर x1 कर रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी। इसको पहला टर्म को अच्छे से लिख देता हूं, x sin फाई डिवाइडेड बाय आपका आ रहा है x e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी sin फाई। सो आपका ये तो टी डी है, ये वाला पोर्शन x sin फाई कैंसल। सो यहां पे आया e टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी डी। ठीक, सिमिलरली अगर मैंने बोला कि भाई आपका दूसरा x1 डिवाइडेड बाई अगर x2 रख रहा हूं तब भी आपका e टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी डी ही बचेगा। देख लीजिए ये 2td है और ये आपका माइनस जीटा ओमेगा एन टी डी है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो वो बचेगा सिर्फ एक। सो e टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी डी। मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट रेशियो लिया, डिस्प्लेसमेंट रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव साइकिल, दो सक्सेसिव साइकिल का डिस्प्लेसमेंट रेशियो, अगर दो ऑसिलेशन का आपका डिस्प्लेसमेंट, सक्सेसिव ऑसिलेशन का अगर डिस्प्लेसमेंट लिया, जैसे x0 बाई x1, x1 डिवाइडेड बाई x2, सिमिलरली x2 डिवाइडेड बाई x3 अप टू, ये सब बराबर है, जैसे कि मैंने बोला xn प्लस 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, e टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी डी। ठीक, जो कि क्या है आपका कांस्टेंट है, जो कि आपका क्या है कांस्टेंट है। ठीक, सो दो सक्सेसिव आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दो सक्सेसिव साइकिल में, सो उसका डिस्प्लेसमेंट रेशियो हमेशा क्या होने वाला है, वो कांस्टेंट होने वाला है। लेट अस अज्यूम, इसको मैंने माना e टू द पावर डेल्टा and I am going to talk about what logarithmic decrement, e to the power delta is nothing but logarithmic decrement. So here मैं बात करने वाला हूं आपको logarithmic decrement। So logarithmic decrement, so delta is the logarithmic decrement। So यहां पे डेल्टा इज द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। सो यहां पे अगर मैं बात करूं डियर, आपका क्या होगा, देखिए e टू द पावर डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, e टू द पावर डेल्टा इक्वल टू, आई कैन राइट हियर e टू द पावर डेल्टा इक्वल टू e टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी डी लिख सकता हूं। ठीक है ना, दोनों तरफ अगर मैंने लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर दोनों साइड मैंने लॉग लिया तो ये हो जाएगा आपका लॉग e टू द पावर डेल्टा लॉग e टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी डी। ठीक, सो यहां से अगर मैं बात करूं आपका, ये हो जाएगा आपका डेल्टा इक्वल टू जीटा ओमेगा एन टी डी। और टी डी इक्वल टू क्या आपने को पता है क्या है, टी डी इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू, आई कैन राइट जीटा ओमेगा एन एंड टी डी इक्वल टू, अपन थोड़ी देर पहले निकाले थे, दैट इज योर 2 पाई अपॉन व्हाट, ओमेगा डी, 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। सो वही वहां पे पुट कर देता हूं, 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। और ओमेगा डी इज नथिंग बट व्हाट, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपको ओमेगा डी इक्वल टू पता है, रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इनटू ओमेगा एन। सो यही वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा जीटा ओमेगा एन 2 पाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इनटू ओमेगा एन। सो ये ओमेगा एन और ओमेगा एन क्या हो गया, कैंसल हो गया। सो आपका मिला डेल्टा। सो डेल्टा इक्वल टू, दैट इज योर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट 2 पाई जीटा अपॉन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर।
सो ये आपको मिल गया क्या, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ये मिल गया आपका लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। अब देखिए लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आपका सवाल यहां से आता है। अभी तक मैंने जो कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन किए, आप ध्यान से वीडियो देखिए, ठीक है ना। सो मैं यहां से आपका सवाल पूछा जाता है, यहां से सवाल आता है, ठीक है ना। इससे पहले से भी चीजें, इससे सवाल आ सकती है, मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, ठीक है ना। सो यहां से सवाल अगर आता है तो सवाल में शब्दों में क्या लिखा रहता है अगर मैं बात करूं, सो जैसे मैं यहां पे इरेज करके वो लिखता हूं भाई, आपका जो डिस्प्लेसमेंट रेशियो है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रेशियो। सो अगर डिस्प्लेसमेंट रेशियो इस तरीके से दिया रहे, पॉइंट नंबर 1 यहां पे आप नोट बना के लिखिए, नोट, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मेंशन रहा, नोट डिस्प्लेसमेंट रेशियो ऑफ फर्स्ट 5 इनिशियल साइकिल, डिस्प्लेसमेंट रेशियो of first 5 initial cycle or 5 oscillation is 2, let us assume, ऐसा दिया है, ठीक है ना। क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट रेशियो ऑफ फर्स्ट 5 ऑसिलेशन और फर्स्ट 5 साइकिल इज 2, देन आपका x नॉट डिवाइडेड बाई x5 इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x नॉट डिवाइडेड बाई x1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई x2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई x3 इंटू x3 डिवाइडेड बाई x4 इंटू x4 डिवाइडेड बाई x5 इक्वल टू 2। इस तरीके से लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि x नॉट डिवाइडेड बाई x1, x नॉट डिवाइडेड बाई x1 कैन बी रिटन एज व्हाट, e टू द पावर डेल्टा, e टू द पावर डेल्टा। सो यहां पे सभी आपका e टू द पावर डेल्टा के बराबर होगा, मतलब ये भी आपका e टू द पावर डेल्टा होगा। ये अगर e टू द पावर डेल्टा है तो ये भी आपका e टू द पावर डेल्टा होगा, ये भी e टू द पावर डेल्टा होगा, सिमिलरली ये और सिमिलरली ये। सो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5, अगर पांचों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे देन e टू द पावर 5 डेल्टा इक्वल टू 2। उसके बाद आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए, अगर दोनों साइड लॉग ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 डेल्टा लॉग 2, और अपने को डेल्टा का फॉर्मूला पता है तो यहां से चीजें कैलकुलेट करते हैं जो पूछा रहेगा। अगर आपको सेकेंड केस ऐसा दिया है कि डिस्प्लेसमेंट रेशियो ऑफ एंड ऑफ थर्ड साइकिल टू स्टार्टिंग ऑफ 8 साइकिल, इसके उल्टा भी दे सकता है, कुछ भी है ना, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, इज 2। सो अगर ऐसा दिया है तो इस समय आप या तो इन टू इंट कंसिडर कीजिए या तो स्टार्ट टू स्टार्ट। नॉर्मली इन टू इंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना, मतलब रेशियो तो उतना ही आने वाला है डियर, इंड ऑफ थर्ड। सो आपका स्टार्ट ऑफ 8, तो इससे पहले इंड कौन सा हुआ होगा, 7th। सो x3 बाई x7 शुड बी इक्वल टू 2। सो ये क्या कंसिडर किया, इंड टू इंड, क्या कंसिडर किया, इंड टू इंड। आप चाहे तो स्टार्ट टू स्टार्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। स्टार्ट टू स्टार्ट, अगर मैंने बोला है स्टार्ट टू स्टार्ट अगर कंसिडर किए तो आपका अगर थर्ड का इंड होगा तो कौन सा स्टार्ट होगा, 4th x4, और 8th का स्टार्टिंग है 8। सो दोनों का अगर रेशियो देखोगे तो लगभग क्या, दोनों का रेशियो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। यहां पे अगर मैं बोलूं x3 डिवाइडेड बाई x4, x4 डिवाइडेड बाई x5, x5 डिवाइडेड बाई x6, x6 डिवाइडेड बाई x7 2। सिमिलरली अगर मैंने यहां पे बोला x4 डिवाइडेड बाई x5, x5 डिवाइडेड बाई x6, x6 डिवाइडेड बाई x7 एंड x7 डिवाइडेड बाई x8 इक्वल टू 2। सो दोनों जगह सेम आएगा। यहां पे भी ये क्या हुआ, e टू द पावर 1 2 3 4 डेल्टा इक्वल टू 2, यहां पे भी e टू द पावर 4 डेल्टा इक्वल टू 2। सो कैसे भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि बोला क्या है। अगर सिंपली बोला कि आपका रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेशियो ऑफ द थर्ड टू 8 साइकिल,
डिस्प्लेसमेंट रेशियो ऑफ थर्ड टू एट्थ साइकिल, इस तरीके से बोल दिया। अगर आपको बोला डिस्प्लेसमेंट रेशियो ऑफ थर्ड टू एट्थ साइकिल, अगर ऐसा बोल दिया थर्ड टू एट्थ साइकिल, सो इसको डायरेक्ट लिखोगे इनटू इंडिया स्टार्ट टू स्टार्ट कंसीडर कीजिए डायरेक्ट x3 डिवाइडेड बाय x8 इक्वल टू 2, या तो स्टार्ट टू स्टार्ट अगर मैंने बोला तो x2 डिवाइडेड बाय व्हाट x7 इक्वल टू 2। सो आप कैसे भी लिखे, ये लिखना ज्यादा सही है, ठीक है ना, मतलब दोनों से तो सेम ही आने वाला है, दोनों से आपका रेशियो सेम ही आने वाला है। सो इस तरीके से सवाल इसमें से आया जा सकता है। मैं 1-2 सवाल लूंगा, आपका किस तरीके से सवाल होता है ना, किस तरीके से पूछा जा सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा।